नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी अर्थात की नई किस्त के साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा करें, आपको अर्थात का विषय आज बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं शो में आज क्या क्या खास होगा। शुरुआत अर्थात से होगी, उसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। इसके बाद बात करेंगे इनकम के खाने की, आपकी इनकम की बात करेंगे। इनकम की बात आज काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद किस्सों के सिक्के, इतिहास का कौन से पन्ने से कौन सा किस्सा आया है ये हम समझेंगे, ये जानेंगे, इसकी झलक देखेंगे। और इसके बाद चलते चलते अंशुमान जी बताएंगे एक खास किताब के बारे में जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में पढ़ी है और वो चाहते हैं कि हम लोग भी पढ़ें। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अर्थात का विषय क्या है। अर्थात में आज दरअसल हम बात कर रहे हैं एक बेहद रोचक विषय पर। वो विषय है एक क्रांति से जुड़ा। एक क्रांति थी जो बीते 3-4 सालों से जिसकी कोशिश चल रही थी और ये ऐसा माना जा रहा था कि वो क्रांति बस अब आ पहुंची है 1 साल में, 2 साल में, 5 सालों में। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ 2023 की शुरुआत में कि इस क्रांति ने यू टर्न ले लिया, या ये कहिए कि इसके आगमन के लिए जो तैयारियां हो रही थी वो अब खत्म हो गई, उनका पंडाल उठ गया। ये क्रांति क्या थी ये भी अंशुमान जी से जानेंगे और इसके संकेत सर 2023 की शुरुआत में कैसे मिले ये भी बताइए। हाँ शुभम, इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। सारे दर्शकों का पिछले संस्करणों को आपकी काफ़ी प्रतिक्रिया मिलती है, काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं, सुझाव मिलते हैं जिन्हें हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। और इस बार हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो 2023 की शुरुआत में बिल्कुल बदल गया। 2022 के अंत तक, दिसंबर तक सारी चीज़ें ठीक थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अमेरिका में SVB बैंक के संकट में फंसने की, डूबने की बात कर रहे हैं या क्रेडिट स्विस के संकट की बात कर रहे हैं, तो शायद ये उतनी बड़ी घटनाएं नहीं थी या उतने बड़े बदलाव नहीं थे। क्योंकि अमेरिका में तो 2001 से 2023 के बीच में करीब 563 बैंक डूब चुके हैं, जैसा अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आंकड़ा बताता है। और क्रेडिट स्विस डूबा या नहीं डूबा, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि उसे बचा लिया गया बैंकों के तौर पर। बैंकों के संकट से निपटने का तजुर्बा दुनिया को हो चुका है। सबसे बड़ा झटका लगा है दुनिया को एक उस तैयारी का जिसके बारे में पिछले 2 साल में शायद सबसे ज़्यादा लिखा बोला बताया गया था। और ये लिखा बोला बताया केवल आम लोगों ने नहीं, सरकारों ने, विभागों ने, कंपनियों ने, सब ने किया था। एक ऐसी क्रांति जो क्रांति आने वाली थी, उससे अचानक 2023 की शुरुआत में आखिरी तिमाही में, अगर आप माने पिछले साल की आखिरी तिमाही में, कैलेंडर ईयर के आखिरी तिमाही में, सरकारों ने उस क्रांति से अपने हाथ पीछे खींच लिए। हम पहले नहीं बुझाते हैं, हम आपको बताते हैं कि दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बुरी तरह लड़खड़ा गई है। 2022 में ये उद्योग, पूरी दुनिया का उद्योग, अगर आप ऑटोमोबाइल को करीब से देखते रहें, जानते रहें, नहीं भी देख रहे हैं तो आपके आसपास जो खबरें तैर रही हैं, आपको पता होगा कि 2022 में नवंबर तक दुनिया का ऑटोमोबाइल उद्योग अपने सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा था, सबसे बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा था। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उद्योग में ऑटोमोबाइल के आविष्कार के बाद भी नहीं आया था, क्योंकि ऑटोमोबाइल के आविष्कार के बाद केवल इंजन बेहतर होते चले गए, गाड़ियों के डिज़ाइन बदलते चले गए, इंजनों की तकनीकों में सुधार होता चला गया, पर पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल उद्योग अपने फ्यूल सिस्टम को, अपने एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा था। यानी गाड़ियों को पुराने फॉसिल फ्यूल से, डीजल और पेट्रोल से निकालकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर ले जाने की तैयारी चल रही थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चर्चा गांव-गांव में, घर घर में, ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी थी। दसियों मॉडल सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, कॉन्सेप्ट कार्स तैर रही थी। आप किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, जिस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश नहीं किया हो, नहीं बनाया हो, उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। ऐसी तैयारियां चल रही थी। ज़्यादातर लोग ये मानने लगे थे, कहने लगे थे, मानने लगे थे। आंकड़े इतने थे, इतनी अच्छी खूबसूरत गुलाबी रिपोर्ट्स थी हमारे सामने, इसमें माना जा रहा था कि अगली सदी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सदी होगी, ईवी की सदी होगी। दुनिया की सरकारों ने भी इसकी तैयारी कर दी थी। ईवी की क्रांति में अरबों डॉलर का निवेश भी हो गया था। अरबों डॉलर की फंडिंग इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों ने, इंजन विकसित करने वाली कंपनियों ने, बुनियादी ढांचा बनाने वाली कंपनियों ने उसमें निवेश शुरू कर दिया था। काफ़ी आंकड़े, डेटा चारों तरफ तैयार हो गए थे। लेकिन जब जनवरी में इस उद्योग के लिए जो खबर आई, वो इस पूरी तैयारियों पर गाज गिरने से कम नहीं थी। जनवरी में जो खबर आई, वो खबर शायद आपकी निगाह से में ना आई हो, या आपने इसे इस संदर्भ में न समझा हो, क्योंकि उसके असर में भारत पर भी दिखाई पड़े। और ये एक ऐसी नाव थी, ये ईवी एक ऐसा वाहन था जिसमें भारत भी सवार है, उसी समय सवार हुआ जिस समय दुनिया के सारे देश सवार हुए थे।
ये क्रांति दुनिया के सारे देशों में एक साथ शुरू हुई, जिसमें भारत साथ में सवार हुआ था। जनवरी में दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50% टूट गई, एक साथ 50% टूट गई, जबकि इसे इस साल बहुत तेजी से बढ़ना था। रस्टेड एनर्जी की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी में पूरी दुनिया में 6.72 लाख वाहन बिके, जो दिसंबर का ठीक आधा था। यानी दिसंबर में जितने इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, ये बिक्री की रिपोर्ट आप देखिए मंथली ईवी सेल की, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से और मार्केट शेयर के हिसाब से अगर आप इस बढ़ोतरी को देखें तो जनवरी के आंकड़े ने दुनिया को एकदम हिला दिया। इसमें अगर आप देखें तो इस ग्राफ में चीन, यूरोप और अलग अलग बाजारों के बिक्री के आंकड़े मौजूद हैं। कारों की बिक्री 18% टूट गई। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री अगर आप मान लें, जिसमें कि 2 व्हीलर भी शामिल हैं, जिसमें 3 व्हीलर्स भी शामिल हैं, उनको सबको मान लिया जाए तो पिछले साल के मुकाबले केवल 3% बढ़ोतरी उसमें दिखाई दी। अगर सालाना आधार पर देखिए, मासिक आधार पर इसमें 50% की गिरावट आई। असल में दिसंबर के आखिर से ही दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री गिरने लगी थी। दिसंबर के अंत में अमेरिका में ये सवाल बड़ा होने लगा था कि अमेरिका के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद क्यों नहीं रहे, ईवी खरीद क्यों नहीं रहे, जबकि दुनिया के देशों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की खबरें थीं, उनकी मांग बढ़ने की खबरें थीं। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री गिरी। अगर आप ताजे आंकड़े देखें, भारत का वैसे भी ईवी बाजार ई रिक्शा और ई बाइक पर केंद्रित है। बाजार में 88% हिस्सा ई रिक्शा और ई बाइक का ही है। भले ही हम बात कारों की करते हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली बड़ी कारों की बात करते हो, पर भारत में जो भी बैटरी चालित वाहन है उनका 88% बाजार पूरी तरह बाइक पर और ई रिक्शे पर केंद्रित है। इनमें भी ई रिक्शे तो बिक रहे थे, पर दोपहिया वाहनों में की बिक्री में तेज गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़ा आपके सामने भारत के बाजार का भी, जिसे आप करीब से देख सकते हैं। भारत के बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 49% हिस्सा टू व्हीलर का है और ई रिक्शा का 44% हिस्सा है। जितनी भी बात हम इलेक्ट्रिक वाहनों की करते हैं, पर कारों का हिस्सा, 4 व्हीलर्स का, कमर्शियल 4 व्हीलर का हिस्सा भी 1% से भी कम है। बिल्कुल। तो ये अंशुमान जी ने बता दिया कि जो आज हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ईवी की करेंगे, और ये क्रांति थी वाकई, जो ये बताता है अर्थात कि अब लौट रही है। क्यों लौट रही है, क्यों आई थी, कैसे आई थी, ये सब कुछ समझेंगे। यही आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन अंशुमान जी, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में भी कि वो इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं, निकालते हैं और लाते हैं और बताते हैं कि आज जो कुछ घट रहा है ये इतिहास में कब और कैसे घटा था। तो उनका मानना है कि ईवी के बाजार में, ईवी की दुनिया में ये जो कुछ घट रहा है, ऐसा ही लगभग कुछ अमेरिका में 1970 के दशक में घटा था। सर, ऐसा क्या घटा था? शुभम, ईवी और पेट्रोलियम का रिश्ता, इलेक्ट्रिक व्हीकल या बिजली से चलने वाले वाहनों का या बैटरी से चलने वाले वाहनों का, जिनका हम ईवी के तौर पर बार बार इस्तेमाल करते हैं शब्द का, इनका और पेट्रोलियम का रिश्ता कुछ इन दिनों ज़्यादा रोचक हो चला है। काफ़ी दिलचस्प रिश्ता है। ये पेट्रोल चलेगा या ईवी चलेगा, ईवी कब तक चले, कब तक पूरी दुनिया में छा जाएंगे और पेट्रोल के कुएं बंद करने की नौबत आ जाएगी, ये बहस अब तकनीक से, ऑटोमोबाइल कंपनियों से बाहर निकल के ग्लोबल राजनीति में भी पहुंच गई कि ग्लोबल राजनीति में तेल के सुल्तानों का दबदबा कब तक रहेगा, कब तक इलेक्ट्रिक वाहन इस दबदबे को ख़त्म कर पाएंगे। ये इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इस जो अचानक उलटफेर आया इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में पूरी दुनिया में, जो बड़ा उलटफेर है और बड़ा अपसेट है, जिसके बारे में आपको बताएंगे वो अपसेट क्या था और जिसके कारण ये बहस दूसरी दिशा में जा रही, राजनीतिक दिशा में जा रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानें कि इस समय जो ईवी क्रांति में हो रहा है, ऐसा पहले कब हो चुका है। यह माना जा रहा था कि 2003 इसका प्रस्थान बिंदु है, यहाँ से तो चीज़ें एकदम आगे जाएंगी, फिर ऐसा पलट क्यों गया? 1970 के दशक में पेट्रोलियम उद्योग में ऐसा ही हुआ था। 1970 के दशक की घटना को आप अलग अलग इकोनॉमिक में सुन चुके होंगे। 1970 में अरब और इजराइल युद्ध हुआ, जिसको यौम किपुर वार कहा गया था। इसमें इजराइल ने इजिप्ट पर हमला किया और उसके बाद इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद की और इजराइल को साजो सामान और सैन्य सहायता दी। इससे नाराज तेल उत्पादक देशों ने अमेरिका का तेल बंद कर दिया, तेल पानी बंद कर दिया, तेल भेजना बंद कर दिया। अमेरिका में भयानक ऊर्जा संकट आ गया। अमेरिका में तब तक तेल उद्योग इस तरीके की आपूर्ति में गतिरोध के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका के पास ऊर्जा की क्षमताएं भी नहीं थी, उत्पादन भी सीमित था। अमेरिका में राशनिंग हुई, महंगाई आई, एक अलग किस्सा है जिस पर हम अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा करते रहे। यही वो वक्त था जब अमेरिका की सरकार ने देश में तेल खोज और उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नई नीतियां बनाई और नई नीतियों से प्रोत्साहन दिया गया। तरह तरह की सब्सिडी दी गई तेल उत्पादन के लिए, टैक्स में सीधी रियायतें दी गई। 10 साल तक अमेरिका की सरकार अपने बजट से ऑयल इंडस्ट्री को इतनी रियायतें देती रही कि अमेरिका का तेल उद्योग नए सिरे से तैयार हो गया और उसमें नया निवेश आ गया। अमेरिका ने इसकी मदद से
खुद को तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना लिया और उसी की ताकत पर आज वो तेल का निर्यात कर रहा है। 70 के दशक में अमेरिका इस बात के लिए मोहताज था कि उसे अरब से तेल नहीं मिलता था और अमेरिका दुनिया के तेल बाजार के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में, सबसे बड़े 3 बड़े उत्पादकों में शामिल है और वो निर्यात भी तेल का कर रहा है। लेकिन 1980 में किस्मत ने पलटा खाया। 1980 में अमेरिका में तेल के उत्पादन की गलट आ गई, बहुतायत हो गई। जितनी मांग थी अमेरिका में तेल की, उससे कहीं ज़्यादा तेल का उत्पादन होने लगा था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक, खासतौर से अरब के देश और यूरोप के देशों में, जहाँ नॉर्वे और बाकी जगह तेल होता था, उन्हें जब अमेरिका के उत्पादन बढ़ने की खबरें मिलती रहीं तो उन्होंने अपने उत्पादन में भी बढ़ोतरी शुरू कर दी, क्योंकि बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ गई थी और तेल की कमी नहीं रह गई थी। अमेरिका की सरकार ने सब्सिडी और टैक्स रियायतों में कटौती शुरू कर दी, सब्सिडी बंद करना शुरू कर दिया, टैक्स रियायतें धीमे धीमे हटाकर खत्म कर दी गई। जिमी कार्टर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अमेरिका में ऑयल इंडस्ट्री के लिए जो दी जा रही रियायतें थी उन्हें वापस लेना शुरू किया और इससे अमेरिका के तेल उद्योग में ज़बरदस्त उलटफेर हो गया। पूरी तरह अमेरिका के तेल उद्योग का पूरा ढांचा ही 2 साल के अंदर पूरा ढांचा बदल गया। रियायतें बंद हुई तो कई सारी छोटी तेल कंपनियां बैठ गईं। अमेरिका के ऑयल उद्योग में बैंक्रप्सी की बाढ़ आ गई, क्योंकि छोटी कंपनियों को तमाम रियायतें मिल रही थीं, सब्सिडी के कारण मशीनें खरीदने पर रियायत, उत्पादन की रियायत, उन रियायतों के कारण वो उत्पादन कर रही थी और इसके कारण अमेरिका में बैंक्रप्सी हुई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। ये जो सब्सिडी और टैक्स छूट की पूरी व्यवस्था थी, जिसकी वापसी अमेरिका के तेल उद्योग के लिए डिसाइसिव, निर्णायक साबित हुई। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया। कंपनियों के आकार बढ़े, कुछ बड़ी कंपनियां उभरी, उन्होंने तकनीकों में बदलाव किए, नया निवेश किया। लगभग शुभम ठीक ऐसा ही हो रहा है इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के साथ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लगभग ऐसा दिखता है। लेकिन अमेरिका में ये काम 10 साल बाद हुआ था, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में ये काम पिछले 4 ही 5 साल में हो गया। 4-5 साल में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग घूमकर वापस अपने प्रारंभ बिंदु की तरफ जा रहा है। बैटरी से चलने वाली कारें, बाइकें, इन्हें बनाने की तकनीक अभी स्थिर नहीं हुई है। बैटरियों की क्षमताएं कुछ ही देशों में उपलब्ध हैं, दुनिया के कई देशों में बैटरी के आयात हो रहे हैं। अभी दुनिया में मोबाइल चार्जिंग के नेटवर्क भी नहीं बने हैं, जिस तरह से आप कारों को चार्ज करते हैं चलते समय वाहनों की चार्जिंग के लिए जैसे गैस स्टेशन के नेटवर्क हैं, वो भी नहीं बन पाए हैं। लेकिन इस बीच में यूरोप, अमेरिका और दुनिया के सारे देशों ने, प्रमुख देशों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती शुरू कर दी और यही वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां से ईवी उद्योग को सबसे तेज झटका लगा। 2023 की शुरुआत में दुनिया के सारे प्रमुख देशों ने, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचने पर सब्सिडी दी जाती थी, उनमें कटौती का ऐलान हो गया। यूरोप से लेकर भारत तक और चीन तक पूरी दुनिया में सरकारें खर्च काट रही हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी गई थी, अभी हम आगे आपको बताएंगे। उस सब्सिडी घटने का नतीजा है कि दोपहिया वाहन जो ई स्कूटर बाजार में बिकते थे, उनकी बिक्री टूटकर आधी रह गई है और उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन अब जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, सरकारों के बजटों पर बोझ बढ़ा और उनके ऊपर कर्ज बढ़े, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए को जो सब्सिडी दी जाती थी, वाहन सस्ते करने के लिए रियायतें दी जाती थी, उनका नल बंद करना शुरू कर दिया। अचानक बिक्री तेजी से टूट गई, कंपनियां लड़खड़ाने लगीं, ईवी के आसपास बने तमाम स्टार्टअप डूबने लगे और अब बैंक्रप्सी शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में। सर, अब बात यहाँ पर आ गई है कि बैंक्रप्सी शुरू हो रही है, वाहन उद्योग बंद हो रहे हैं या दिक्कतों में हैं, लेकिन पहले इतने बिक क्यों रहे थे? कितनी सब्सिडी थी, कहाँ थी, कैसे थी? शुभम, यही जानना ज़रूरी है कि कैसे दुनिया की सरकारें, और इसमें सारी सरकारें एक साथ शामिल थी, कि वो इस तरीके की नीतियां कैसे बनाती हैं और नीतियां कैसे बदलती हैं। और ये जो डिसरप्शंस, पॉलिसी डिसरप्शंस आते हैं सरकारों की, चाहे वो दूरदर्शिता कहें या अदूरदर्शिता कहें, उसके कारण आते हैं। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पूरी दुनिया में। इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने वाले, उन्हें पसंद करने वाले, उन्हें देखने वाले भी शायद इस तथ्य से वाकिफ़ नहीं होंगे कि दुनिया की इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बजटों की सब्सिडी पीकर चल रहा था। उनमें बैटरी नहीं जल रही थी, उनमें बजटों से दी जाने वाली सब्सिडी जल रही थी, उस सब्सिडी के ईंधन पे वो चल रहा था। ये कहानी कोविड से पहले से शुरू हो गई थी। जब पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ी, उत्सर्जन के नए नियम आए और क्योटो प्रोटोकॉल आया, और उसके बाद दुनिया के देशों ने कहा कि सबसे बड़ा उत्सर्जन जो ट्रैफिक से होता है, वाहन से होता है, उसे बचाया जाए। तो ये लक्ष्य तय किया गया कि 2030 तक पूरी दुनिया में
कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रतिशत 30% पर पहुंचाया जाएगा। यानी 2030 तक अगर 100 कारें या 100 वाहन, 100 इलेक्ट्रिक वाहन, उसमें ट्रक भी होंगे, दोपहिया वाहन भी होंगे, कारें भी होंगी, अगर साल में 100 बिकेंगे तो उनमें 30 इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, 70 बाकी फ्यूल से चलने वाले होंगे। इस गणना में दोपहिया को बाद में अलग कर दिया गया, दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अलग कर दिया गया और ये माना गया कि दोपहिया तिपहिया वाहनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बड़ी गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण रोकना, यानी कारें और ट्रकों को। तो दूसरी व्यवस्था में यह माना गया कि 37% जो वाहन होंगे वो चौपहिया और बड़े वाहन होंगे जिनको सड़कों से हटाया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जाएंगे। लक्ष्य ये था कि 2050 तक अगर दुनिया में कार्बन के इमिशन को, उत्सर्जन को शून्य करना है तो चौपहिया वाहनों की आबादी में ईवी को 60% तक होना चाहिए। 2030 तक केवल 30% था, ये माना अगर 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। उसके बाद अगले 10-20 सालों में दुनिया में पर्यावरण पर जो नुकसान हुए उन्हें कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं था। इसके लिए 60% वाहनों को सड़क से हटाना होगा और उनकी जगह बैटरी से चलने वाले वाहन लाना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने आकलन में कहा कि 2030 में, लेकिन अगर 2030 में बैटरी वाहनों की आबादी में संख्या 20% भी करनी है, 60% तो छोड़ दीजिए, अगर 20% भी करनी है तो मौजूदा स्तर से वाहन को, इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन को 11 गुना बढ़ाना होगा, 11 टाइम्स बढ़ाना होगा। ये वो लक्ष्य थे जिन लक्ष्यों की रोशनी में सब्सिडी के नल खुलने शुरू हुए थे और जिस समय लक्ष्य रखे गए थे उसमें दुनिया में करीब 200 मिलियन के आसपास इलेक्ट्रिक वाहन बनते थे, जो कि प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर पायलट के लेवल पर बनते थे। और इसी वजह की इसी के बाद 2019 से दुनिया की सरकारों ने अपने यहाँ सब्सिडी के स्पेशल प्रोविजन करने शुरू किए, नए नए कानून बनाए और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तरह तरीके की सब्सिडी दी जाने लगी। दुनिया के हर देश में ऐसा हुआ। जर्मनी, हम अलग अलग देशों के बारे में अगर बात करें तो जर्मनी और फ्रांस, नॉर्वे सहित यूरोप के सारे देशों में 2022 की आखिरी तिमाही तक ईवी के ऊपर ठीक ठाक और बड़ी सब्सिडी दी जा रही थी। और इनमें 2 तरीके की सब्सिडी थी, एक ऐसी जो सीधे ग्राहकों को मिलती थी जिनमें उनके लिए वाहन सस्ते किए जाते थे, और दूसरी कंपनियों को मिलती थी टैक्स के तौर पर, कच्चे माल को खरीदने के लिए दिए जाने वाले टैक्स के तौर पर, जिससे वाहन सस्ते रहें। और ये आप आंकड़ा देखिए जो अलग दुनिया यूरोप के देशों में सब्सिडी का आंकड़ा है। इस आंकड़े के साथ साथ देखिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी नॉर्वे में दिखाई देती है। इसके अलावा दुनिया के अन्य बाकी देशों में भी सब्सिडी का स्तर क्या है, ये US डॉलर्स में एवरेज जो ग्लोबल ईवी फाइनेंशियल सब्सिडीज़ का आंकड़ा है 2022 तक हमारे पास था। चीन में ईवी पर सबसे ज़्यादा रियायतें थी। चीन ने ईवी के लिए पूरा कार्यक्रम बनाया और बड़े बजट से बड़े फंड्स रिलीज़ किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता रखने के लिए। यहाँ कार की खरीद पर रियायत है और जिससे कार की कीमत का करीब 6 से 7% कम हो जाती है चीन में रियायत से। भारत भी इस जहाज में सवार हुआ। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए ईवी के प्रोत्साहन का 10,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया, जिसको फेम कहा जाता है, जिसके बारे में आप बार बार सुनते रहे होंगे, जिसमें पाया गया कई कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया, उन्होंने भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल नहीं किया और विदेश से सामानों का आयात किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों में दोपहिया वाहन पे 20,000 से 25,000 रुपये और तिपहिया वाहन पे 30 से 35,000 रुपये की प्रतिवाहन सब्सिडी दी जाती है। कारों पर 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा भारत और दुनिया के तमाम देश ईवी चार्जिंग के लिए जो बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा उसके लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। उपकरणों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के नेटवर्क बनाए जाएं। भारत ने भी हाल में ही पिछले ही महीने तेल कंपनियों को यह नेटवर्क बनाने के लिए सब्सिडी दी है बजट से। उनसे कहा गया है कि आपने पेट्रोल पंप्स के साथ इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग के नेटवर्क को बनाएं। यही वो फेम सब्सिडी स्कीम है जिसे अब सरकार बंद करने जा रही है। उसने घोषणा कर दिया है कि इसे बंद किया जाएगा और आगे हम बताएंगे कि इस स्कीम का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि स्कीम चली नहीं। 2 साल के अंदर वाहन बिके तो, लेकिन इसके लक्ष्य पूरे नहीं हुए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया कि जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन को मिलने वाली सब्सिडीज टोटल $30 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 2022 तक पूरी दुनिया के देश सामूहिक रूप से चीन, भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मिलाकर जब $30 बिलियन की सब्सिडी डाल रही थी, तब तक अचानक
दुनिया के देशों की नीतियों ने, सरकारों ने अपनी करवट बदल दी। उन्होंने पूरा तौर तरीका ही बदल दिया और यहाँ से ईवी उद्योग में जो बढ़ोतरी या जो रफ्तार दिख रही थी उस पर एक बड़ा ब्रेक लगा और चीज़ें पलटने लगी। ये जो आपने सर रियायतों की घुट्टी बताई जो पूरे देश में पिलाई जा रही थी और सस्ते किए जा रहे थे, क्या ये अब सब जगह एक साथ बंद हो रही है? सब जगह एक साथ बंद हो रही। और ये जो सहारा था, जिस सहारे के आधार पर आपको स्कूटर या ई बाइक या ई रिक्शा या कारें सस्ती मिलती थी कि उनकी लागत बहुत ज़्यादा है, उनके उत्पादन की लागत इतनी ज़्यादा है, उनमें इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं है जैसा कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों में। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन वाहनों को कोई भी नहीं खरीदेगा अगर उन पर रियायतें उपलब्ध नहीं होंगी। चीन ने सबसे बड़ा काम किया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है। वाहनों की बिक्री के आधार पर भी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी BYD भी चीन से आती है। BYD ने भारत में भी कारें बेचना शुरू की हैं। चीन ने सबसे पहले 2009 में शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम को शुरू किया था। यूरोप के देश और अमेरिका के देश उसके पीछे थे क्योंकि चीन ने अपने यहाँ उस ऑटोमोबाइल क्षमताएं तैयार की थी। चीन में पर सबसे ज़्यादा आरोप इस बात के लगे थे। आपको याद कीजिए 2009-10 का वो दशक जब पूरी दुनिया चीन को इस बात के लिए कोस रही थी कि उसने अकेले दम पर दुनिया का पर्यावरण खराब कर दिया है। उसने वो इतना कोयला और इतने फॉसिल फ्यूल की खपत करता है कि वहाँ से उठने वाला धुआं ओजोन लेयर को तोड़ता है और दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के लिए चीन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये इस छवि ने इस कैंपेन ने चीन की छवि दुनिया में बहुत ख़राब की थी। वो दिन, वो दौर याद कीजिए, वो तस्वीर है जब चीन में बीजिंग में लोग मास्क लगाकर चलते थे दिन में, जैसा कि भारत में हम अक्सर सर्दियों के मौसम में देखते हैं। और उस समय चीन ने 2020 तक बैटरी और कारों की आपूर्ति में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के लिए एक सब्सिडी का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था, जहां से ईवी पर सब्सिडी का मॉडल आता है और उसके बाद दुनिया के देशों ने उसे फॉलो करना शुरू किया। चीन और जो सब्सिडी दी गई बजट से, उससे देखते देखते अगले 7 या 8 साल में चीन दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन का और सेल्स का सबसे बड़ा बाजार बन गया। चीन की में जो प्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक व्हीकल का 2018 से 2025 का आंकड़ा आप देखिए इस ग्राफ में, तो आपको दिखाई देगा कि 2018 से लेकर 2025 के बीच में चीन में कितने इलेक्ट्रिक वाहन बनाए गए। यही वजह है कि टेस्ला चीन में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन करती है। टेस्ला की कारें वहाँ बनती है। 2015 में चीन ने यह ऐलान किया कि 2020 से कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। 2009 से 2015 तक ये सब्सिडी चलाई गई, क्षमताएं तैयार की गई, उद्योग अपने पैर पर शायद खड़े होने लगे। 2015 में चीन ने कहा कि अब सब्सिडी का कार्यक्रम बंद किया जाएगा, जिसको बंद करने की आखिरी तारीख 2020 थी। 2020 में कोविड आ गया तो चीन की सरकार ने इस कार्यक्रम को 2022 के लिए बढ़ा दिया। इसको बंद करने का फैसला 2022 तक टाल दिया। अब 2022 के अंत तक के बाद ये कार्यक्रम बंद हो रहा है। अब इस साल चीन में ईवी सब्सिडी में 50% की एक साथ कटौती होगी। जितनी सब्सिडी चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाती है वो 50% कम हो जाएगी। चीन ने 13 साल के इस कार्यक्रम में $23 अरब खर्च किए थे। अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार कराने के लिए और उनकी उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने के लिए। और जैसे ही ये 2022 का सूर्य अस्त हुआ, 2023 का सूर्योदय हुआ, चीन में वाहनों की बिक्री टूटने लगी। चीन में सब्सिडी खत्म होने का फैसला हो गया था और एक साथ पूरी दुनिया में यह खबर दुनिया के देशों में तैयारी शुरू हो गई कि अब चीन के साथ दुनिया के बाकी देश भी अपने यहाँ सब्सिडी में कटौती करेंगे। जैसे कि एलन मस्क की टेस्ला की बिक्री के जो ताज़े आंकड़े आप देखिए जो 4-5 महीनों से आ रहे हैं, उनमें गिरावट की संभावना ये है। एलन मस्क की टेस्ला के लिए चीन सबसे बड़ा संभावना में बाजार है। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आंकड़े ये बताते हैं, जो आंकड़े हमने देखे वो बता रहे हैं कि यूरोप के 20 प्रमुख देशों में इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी के कार्यक्रम चल रहे हैं। अब चीन के बाद एक साथ यूरोप के सारे देश अपने यहाँ मिलने वाली सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं। हम एक कुछ खास नमूने आपको बताते हैं जो बड़े बाजार हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में गिरावट की खबरें आ रही हैं और उसके पीछे सब्सिडी में कटौती है। जर्मनी ने कहा है कि वो कारों पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करेगा। यहाँ करीब 40,000 से 65,000 यूरो की कीमत वाली कारों पर 4,500 यूरो के आसपास की बजट सब्सिडी मिलती है, जिसे पहले चरण में घटाकर आधा कर दिया जाएगा, 50% कर दिया जाएगा। फ्रांस प्लग इन और हाइब्रिड वाहन, जो प्लग इन चार्जिंग वाले वाहन हैं और जो हाइब्रिड फ्यूल वाहन है जिनमें 2 फ्यूल्स का एक साथ इस्तेमाल हो सकता है, बैटरी और फॉसिल फ्यूल का, उनमें 10 से 20% सब्सिडी में कटौती की जा रही है। 2025 तक फ्रांस अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर देगा। सबसे बड़ी कटौती यूके और स्वीडन में हो रही है।
ब्रिटेन और स्वीडन में हो रही है, जहां अब बड़ी जल्दी इसी साल सब्सिडी लगभग पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जा रही है। इटली और स्पेन में कटौती अभी नहीं हुई है, लेकिन वहां पर पुनर्विचार हो रहा है। पूरा चार्ट आप देखिए तो इससे आपको दिखाई देगा कि 2022 तक का जो सब्सिडी कार्यक्रम था दुनिया यूरोप के प्रमुख देशों में, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, नॉर्वे, बाकी देशों में, उसमें अब कैसे क्रमशः कमी आएगी और मौजूदा समय में कितनी सब्सिडी मिल रही थी। नॉर्वे में ईवी पर कोई वैट नहीं लगता, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा सब्सिडी, नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज़्यादा सस्ते ईवी मिलते हैं। नॉर्वे में भी अब ईवी पर वैट लगाया जा रहा है, यानी वहाँ पर जो लोकल टैक्स है जिसको जैसे भारत में जीएसटी कहते हैं, वैसे यूरोप में वैट है और वैट वापस लौट रहा है। 50,000 यूरो से ज़्यादा महंगी कारों पर नॉर्वे में 25% वैट लगेगा, यानी उस पर टैक्स फ्री होने की जो सुविधा थी वो खत्म कर दी गई। अमेरिका में ईवी सब्सिडी पर नया पेच शुरू हो गया है, उसमें नया झगड़ा शुरू हो गया है। पिछले साल दिसंबर की बात है जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक नए टैक्स इंसेंटिव कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसका प्रस्ताव किया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया टैक्स इंसेंटिव कार्यक्रम आएगा जो अमेरिका की बैटरी और ईवी कंपनियों को प्रोत्साहन देगा। यानी जो अमेरिका के भीतर काम करने वाली कंपनियां हैं, बनने वाली कंपनियां हैं, ये एक किस्म का संरक्षणवाद है अमेरिका का, जो अमेरिका की ईवी कंपनियों को समर्थन को प्रोत्साहन देगा। यही वो फैसला था बाइडेन प्रशासन का, जिसके कारण उनके और फ्रांस के रिश्ते खराब हुए। फ्रांस और अमेरिका के रिश्तों को ख़राब करने वाली जो ताजी बड़ी वजह है वो ये भी है। और यूरोप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से काफ़ी नाराज़ है। उनका मानना है कि अमेरिका अपना बाजार बंद कर रहा है और इससे जो यूरोप की ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, क्योंकि उनका बड़ा स्टेक है अमेरिका के बाजार में, ये उनके हिसाब से जायज़ नहीं है। जापान ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि इससे उन्हीं कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा सब्सिडी का जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जो अमेरिका के भीतर बनने वाली कंपनियां हैं। बाहर की कंपनियों को कार बेचने पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये कार्यक्रम कुछ इस तरीके का है कि अगर कार यूरोप से बनकर अमेरिका में बिक रही है तो शायद उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा, पर वो कार अमेरिका में अगर बनेगी तो उसे उसका लाभ मिलेगा। ये विवाद ज़्यादा बढ़ा तो ये कार्यक्रम रुक गया है फिलहाल, लेकिन अब ये सबको पता चल गया है कि अमेरिका भी सब्सिडी को सीमित करना चाहता है। अमेरिका भी चाहता है कि उसके यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी सीमित होती चली जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे बिक्री घट रही है वैसे वैसे दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। BYD ने लंबे समय बाद इस बार जनवरी में इस गिरावट के बाद अपनी कारों की कीमत, जो BYD जो चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है, उसने अपने कार की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। अब ये परिस्थिति एक ऐसी क्रांति के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी। जिस क्रांति को सब्सिडी के पहियों पर दौड़ाया जा रहा था वो पहिया ही पंक्चर हो गया, उसकी लागत ही इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि अब इसके लिए बाजार सिकुड़ता दिखाई दे रहा है। सर ये समझ में आ गया कि क्यों बिक रही थी, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही थी और अब सहारा जो है वो सिमटने लगा है। लेकिन सहारा इस समय क्यों सिमटने लगा? ऐसा क्या है कि 2023 ही उसका प्रस्थान बिंदु है कि यहीं से जाके सहारा सिमटने लगा? ऐसा अभी क्या घट गया? शुभम, ये सवाल बेहद दिलचस्प है। इसकी वजह ये कि ना तो अभी कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पूरे हुए, ना तो पर्यावरण को साफ करने का टारगेट कहीं पूरा हुआ, ना डीजल कारें बाहर गई। अभी तो 20% का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ जो मिनिमम लक्ष्य 2030 तक, उसकी दिशा तक बढ़ने के लिए ना तो उतनी उत्पादन क्षमताएं तैयार नहीं हुई। दरअसल हुआ ये कि जैसे जैसे बैंक कर्ज महंगा होना शुरू हुआ, पूरा सरकारों के बजटों का बाजा बिगड़ गया। सरकारें बाजार से बड़ा कर्ज लेती हैं और जिसके बाद उसी से वो सब्सिडी कार्यक्रम को पूंजी देती हैं। अब मुश्किल ये है कि बाजार में कर्ज जितनी तेजी से बढ़ता जाता है, सरकारों पर कर्ज का बोझ उतना तेजी से बढ़ता है। हमें पता है क्योंकि दुनिया में सरकारें सबसे बड़ी कर्ज लेने वाली एजेंसी हैं, चाहे वो अमेरिका, यूरोप की सरकारें हों या भारत की सरकार हो। तो अब बजटों के खर्च में कटौती हो रही है। बजटों के खर्च में कटौती के कारण जो सबसे पहली तलवार चली है वो इस ईवी के सब्सिडी पर चली है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चर्चा भी सरकारी पॉलिसी में महकमों में हो रही है कि ये पूरी की पूरी सब्सिडी लग्जरी ही सब्सिडी तो है, कुछ ही लोगों के पास तो इसका फ़ायदा पहुंच रहा है और इससे कितना फ़ायदा पर्यावरण को मिलेगा ये दूर की बात है। चीन की अब इसका असर बुरी तरह उद्योगों पर होने वाला है। चीन का जो बाजार है उसके आंकड़े बताते हैं कि चीन की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां घाटे में हैं और उनके घाटे सिर्फ सरकारी सब्सिडी से पूरे हो रहे थे, क्योंकि वाहनों की लागत बहुत ज़्यादा है। बिक्री तभी हो पा रही थी चीन की कंपनियों की। टेस्ला को अगर आप केवल छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि चीन की सारी कंपनियां, BYD, ली ऑटो, शॉन्गफेंग, नियो, सारी कंपनियां घाटे में हैं, क्योंकि कारें तो बिक रही हैं पर कारों पर नुकसान हो रहा है। सब्सिडी के बिना वो नहीं बिक सकती। टेस्ला की बिक्री घट रही है और टेस्ला को भी डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, बाकी कंपनियाँ भी डिस्काउंट दे रही हैं। सब्सिडी के बिना ईवी का बिकना असंभव है। मौजूदा परिस्थिति में सब्सिडी के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल
फ्यूल व्हीकल को या जो फॉसिल फ्यूल का व्हीकल है, जो पेट्रोल डीजल पर चलने वाला व्हीकल, उसे प्रतिस्पर्धा दे ही नहीं सकता कीमतों के मामले में किसी भी स्थिति में आज की में, क्योंकि उसकी कीमतें, उसकी उत्पादन लागत इतनी ज़्यादा और कंपनियों के पास उतना बड़ा स्केल नहीं है। तो जब तक सब्सिडी नहीं होगी तब तक कारें सस्ती नहीं हो पाएंगी, नहीं बिक पाएंगी। और दूसरी चीज़, जब तक सब्सिडी नहीं होगी तब तक कंपनियाँ उत्पादन में नया निवेश नहीं करेंगी, क्योंकि इसके पीछे कार तो बन जाएगी पर उसको बनाते रहना और उसके निवेश के लिए सब्सिडी की ज़रूरत है। और इसीलिए चीन में BYD ने पहली बार अपने कारों की कीमत बताई। भारत सबसे ताजी नज़ीरें, दूर क्यों जाना, हम अपने आसपास ही देख लें। भारत का सबसे बड़ा बाजार तो दोपहिया और तिपहिया वाहनों का ही है। कारों पर चर्चा होती है पर बिक रहे थे इलेक्ट्रिक वाहन और स्कूटर। भारत यहाँ 10 से 20 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी दोपहिया वाहनों पर, फेम स्कीम के तहत, जो स्कीम बजट से लॉन्च की गई थी। इस मदद से भारत में स्कूटर का एक पूरा बाजार तैयार हो गया। आपको जगह जगह तमाम स्कूटर कंपनियां आने लगी, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, असेंबलिंग होना शुरू हो गई। अब कई कंपनियां, अब ये सब्सिडी बंद कर दी गई, सरकार ने तय किया कि सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अब कई कंपनियों ने अपने शटर डाउन कर लिए हैं। स्कूटर की जो बची हैं वो अपने स्कूटर महंगे कर रही हैं और स्कूटर की बिक्री बढ़ रही है, बिक्री घट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की जो ताज़े आंकड़े हमारे पास आते हैं हर महीने में, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि जो रियायत थी, सब्सिडी थी, वो ख़त्म हो गई और वो वाहन अब महंगे हो गए। नीति आयोग का लक्ष्य यह था कि 2030 तक 2030 तक भारत में 80% टू व्हीलर्स बैटरी से चलने वाले होंगे। ये लक्ष्य नीति आयोग ने रखा था और उस लक्ष्य के सहारे ये सब्सिडी की स्कीम बनाई गई थी, जिस फेम टू स्कीम बनाई गई थी, जिसमें आप 20,000 रुपये तक की सब्सिडी देते हैं दोपहिया वाहनों को लेकर। जब 2023 में 10 लाख वाहन भी नहीं बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, तो 2024 में अब 23 लाख कहाँ से बिकेंगे जब सब्सिडी कम हो रही है। सरकारों को भी ये बात महसूस हो रही है शुभम, भारत में भी और दुनिया की सरकारों को भी बात महसूस हो रही है कि ईवी की डगर इतनी सरल नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोकप्रिय बनाने की, लोगों तक पहुंचाने की राह इतनी आसान नहीं है। केवल कारों और दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देके बात नहीं बनेगी। कार की बिक्री पर भी सब्सिडी देनी होगी, बैटरी पर भी सब्सिडी देनी होगी, कंपोनेंट पर भी सब्सिडी देनी होगी, उसके बाद फिर चार्जिंग नेटवर्क बनाने पर भी सब्सिडी देनी होगी। फिर चार्जिंग नेटवर्क से जाने वाली बिजली अगर सस्ती नहीं, महंगी हुई तो भी कम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहाँ भी सब्सिडी देनी होगी। इतना सब पूरा एक साथ संभाल पाना दुनिया के किसी भी समृद्ध सरकार के बजट के भी बस का नहीं है, कि केवल कार की बिक्री से लेकर चार्जिंग नेटवर्क बनाने तक और फिर बिजली घरों में ग्रिड से लाकर बिजली पहुंचाने तक, और वो बिजली भी ना महंगी है उसे भी सस्ता रखने तक, एक साथ बड़ा यूनिवर्स, सब्सिडी का इतना बड़ा यूनिवर्स लंबे समय तक चलाए रख पाना, 2050 तक का लक्ष्य है, 2050 तक चलाए रख पाना सरकारों के बजटों के बस का नहीं है। इसलिए जबकि दुनिया में कहीं भी कार्बन एमिशन के लक्ष्य मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर्यावरण को साफ सुथरा करने के, कार्बन घटाने के जो लक्ष्य हैं वो कहीं करीब नहीं है, किसी भी देश में करीब नहीं है। सब जगह बजटों ने सब्सिडी पर कैंची चलानी शुरू कर दी है, सारी जगह। और इसीलिए स्टार्टअप टूट रहे हैं, इसीलिए कंपनियां अब वापस पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निवेश बढ़ा रही हैं। अब जो नए मॉडल आ रहे हैं, जो नए इंजन आ रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल वाले की तरफ आ रहे हैं। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बाजार को करीब से देखिए तो आपको पता चलेगा शुभम, कि 2021-22 में लिथियम ने तेज़ी का रिकॉर्ड बनाया था। लिथियम को माना गया था कि भविष्य का पेट्रोल और डीजल होगा, भविष्य का कच्चा तेल होगा। लेकिन अब लिथियम के प्राइस बुरी तरह टूट गए हैं बाजार में। लिथियम के निवेशक अपनी चोट सहला रहे। लिथियम के प्राइसेस का चार्ट आपके सामने है कि चीन में लिथियम की कीमत शुभम इतनी टूट गई है कि चीन की कंपनियों ने $36,580 पर टन की न्यूनतम कीमत तय कर दी, मिनिमम कीमत की। इससे कम कीमत पर लिथियम बेचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी अब खनन की लागत भी नहीं निकल रही। तो लिथियम का पूरा बाजार जो 2 साल तक ईवी की बढ़ोतरी के साथ चढ़ रहा था वो नीचे आया है, और उसके साथ पूरा बैटरी मेटल्स का जो एक इकोसिस्टम है, जिसमें कि कोबाल्ट भी है, कॉपर भी है, और बाकी बैटरी बनाने वाली धातुएं, उनकी बाजार में भी गिरावट दिखाई दे रही है। सर, फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ईवी का आगमन इतना आसान नहीं है, जब इतनी सारी सब्सिडी देनी है जो संभव नहीं है, तो फिर पेट्रोल डीजल कब तक? यही दिलचस्प सवाल है, और इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि आप जिस गाड़ी पर चल रहे हैं, अगर आप अगली वाहन इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हैं या पेट्रोल डीजल के वाहन में चल रहे हैं, तो आप हो सकता है इस दुविधा से उतना दो चार ना हो, पर दुनिया की राजनीति में इसको लेकर बेहद दिलचस्प जद्दोजहद शुरू हो गई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पूरे कार्यक्रम दुनिया में उन देशों से आए थे जो फॉसिल फ्यूल पर
निर्भरता कम करना चाहते थे। फॉसिल फ्यूल पर या जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम करने से पर्यावरण को सहूलियत तो होगी, पर्यावरण का नुकसान रोकने में मदद तो होगी, पर इसके पीछे एक और भी बड़ा असर था कि तेल उत्पादक देशों का जो दबदबा है, जो ओपेक देशों की मोनोपोली है, जो उनका कार्टेल है, उसे किसी तरह से अभी नहीं तो अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ दशकों में तोड़ा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरी चलाने वाले वाहन कब तक पेट्रोल डीजल का राज खत्म कर पाएंगे। कब वो दिन आएगा जब दुनिया में पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से वाहन चलने लगेंगे। ये सवाल 2022 में सबसे ज़्यादा उठा था। 2022 में जब दुनिया में बिकने वाले हर 10 वाहन में कम से कम एक वाहन बैटरी वाला हो गया था और ये माना जा रहा था कि अब ईवी क्रांति आ ही गई है। अब इसके बाद धीमे धीमे लोगों के पास इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई बढ़ेगी और लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इसके बाद दुनिया में तेल निवेशक, जो क्रूड ऑयल में निवेश करने वाली कंपनियां थीं, क्रूड ऑयल स्टॉक्स में निवेश करने वाले निवेशक थे, इन्हें पैसा देने वाले बैंकर्स थे, उन्होंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर वो कब तक इस उद्योग में निवेश किए रह सकते हैं, कब तक तेल के कुओं की ज़रूरत रहेगी या उन पर निर्भरता कम होती जाएगी। तेल उत्पादक मुल्कों का तो सब कुछ इस पर निर्भर है, क्योंकि उनकी तो पूरी ताकत इस बात पर निर्भर है। तो उनके लिए जानना सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भरा था और उनके लिए हिसाब किताब ज़्यादा ज़रूरी था कि कब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने बड़े और इतने बड़े पैमाने पर बनने लगेंगे कि पेट्रोल डीजल के वाहन बाजार से बाहर हो जाएंगे। अब ईवी की बिक्री गिरने और सब्सिडी का नल बंद होने से, सब्सिडी का पाइप सूखने से ईवी बनाम पेट्रोल की ये जो जद्दोजहद है ये बड़ी रोमांचक हो गई है, बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बड़ी परियोजनाएं बना रखी हैं, नए इक्विपमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, बैटरी की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल से दुनिया में पर्यावरण क्रांति के बड़े बड़े लक्ष्य लिए बैठी हैं। काफ़ी बड़ी चर्चाएँ पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में दुनिया का कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसने ये पर्यावरण की इस बहस में और क्लाइमेट चेंज की इस बहस में हिस्सा नहीं लिया होगा। भारत में भी बहुत सारी बातें हुई, बैटरी के निवेश के प्रोत्साहन दिए गए, बजटों से पैसे डाले गए। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ बाजार की हकीकत जो अचानक बदलती दिखाई दे रही है। हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि दुनिया में तेल की, जो कि कच्चे तेल क्रूड ऑयल से बनने वाले पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन है, इनकी 60% मांग ट्रांसपोर्ट से आती है। 60% डिमांड क्रूड ऑयल की ट्रक और कारों से आती है। यानी दुनिया में जितना क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो उसमें अगर वो 100 बैरल निकलता है तो उसमें 60 बैरल केवल वाहनों को चलाने में खर्च होता है, 60 बैरल वहाँ जाता है। बाकी जो है वो पेट्रोकेमिकल में जाता है, जो पेट्रोल से निकलता है, जिसके जरिए आप बहुत सारे असंख्य तरीके के रसायन देखते हैं जो पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है। तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस का एक आकलन ताज़ा आया जो हमें ये कुछ दिलचस्प आंकड़े देता है भविष्य को लेकर कि दुनिया में पेट्रोल डीजल बनाम ईवी की बहस का पलड़ा किस तरफ झुकेगा। जो मौजूदा 2022 की बिक्री थी उस हिसाब से अगर 2022 तक के वाहनों की बिक्री को आधार माने, क्योंकि 2023 के बाद तस्वीर बदली है, तो इलेक्ट्रिक वाहन पर डे करीब 1.5 बैरल तेल की मांग को ख़त्म कर रहे थे। यानी 2022 में जितने वाहन बिक रहे थे उस हिसाब से प्रतिदिन करीब 1.5 बैरल तेल की मांग कम हो रही थी या उसे ख़त्म कर रहे थे। लेकिन ये टोटल तेल की मांग का केवल 3% है। यानी जितने इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक बने या बिक रहे थे 2022 तक, वो दुनिया में तेल की मांग का 3% ही नुकसान कर पाए थे। 97% मांग फिर भी मौजूद थी। ट्रांसपोर्ट के लिए इस समय क्रूड की मांग करीब 25 से 26 मिलियन बैरल पर डे की है। ट्रांसपोर्ट के लिए जितना परिवहन को चाहिए। और अगले एक दशक में अगर ईवी बहुत तेज़ी से बिकने लगे, मान लीजिए मैं मान लें कि बहुत तेज़ी से बिकें, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है क्योंकि सब्सिडी नहीं है, कीमतें कम हो जाएं, बड़े और चार्जिंग के सहायक नेटवर्क भी बन जाएं, क्योंकि ईवी बिकना ही उतना ज़रूरी नहीं है, उनके चार्जिंग के नेटवर्क भी वैसे ही होने चाहिए जैसे कि पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आपको हर किलोमीटर पर पेट्रोल गैस स्टेशन मिल जाते हैं। अगर ये बन जाए तो 2050 का जो लक्ष्य जो है, जहाँ पर जब कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य है, जिसे मिलने की संभावना न के बराबर है, तो 2050 के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल डीजल की मांग वर्तमान की तुलना में 50 से 60% कम हो सकती है। यानी अगर ये सब हो जाए, अगर ये सारा नौमन तेल जुट जाए, उसके बाद तब 2050 के बाद दुनिया में 25 मिलियन पर बैरल तेल की जो डिमांड है वो घट के 12-12.5 मिलियन रह जाएगी। ट्रांसपोर्ट के लिए 50 से 60% की कमी तब आएगी जब ईवी बहुत तेज़ी से बिकें और सारे लक्ष्य हो जाएं। इसके बाद भी तेल कंपनियों के पास एक बहुत बड़ा बाजार रहेगा पेट्रोकेमिकल्स का।
यानी अगर वहाँ चलना कम भी हो जाए पर तेल कंपनियों के पास अपने तेल को और क्रूड को बेचने का एक बहुत बड़ा बाजार रहेगा, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स का कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है शुभम कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने और उनमें निवेश बढ़ने के साथ ना तो ओपेक ने और ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दुनिया में तेल की मांग कम होने के आकलन दिए। उनका मानना है कि कच्चे तेल की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, भले ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कुछ भी हो। इस साल ये माना गया कि क्रूड की मांग 2024 में 101 बैरल पर डे की नई ऊंचाई पे होगी, जो 2030 में 106 बैरल पर डे पर पहुंच जाएगी। 106 मिलियन बैरल पर डे पर पहुंच जाएगी। 101 मिलियन बैरल अभी है और 106 मिलियन बैरल अगले 2030 तक पहुंच जाएगी। अब मंदी के खतरे के बीच ईवी पे सब्सिडी कम होने से, बिक्री घटने से स्वाभाविक सी बात है कि ओपेक देशों को ताकत मिलेगी, तेल उत्पादक देशों को ताकत मिलेगी, क्योंकि उनका जो एक संभावित प्रतिद्वंदी था, प्रतिस्पर्धी था, जिसे वो जो उनके लिए बाजार में कच्चे तेल की मांग को कम करने की तैयारी कर रहा था, वो अपने आप मैदान से पीछे खिसक रहा है या वो पाला छोड़ रहा है और बाहर जा रहा है। और यही वजह है कि घोर मंदी के बीच पिछले महीने सऊदी प्रिंस ने कच्चे तेल की मांग गिरने के बावजूद कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया और मई से दुनिया में कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक देशों में देश अपने यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे ताकि कीमतों को ऊंचा रखा जा सके। ये गणित इस तरह से घूम रही है। यानी अब पूरी बात इस बात पर निर्भर रहेगी अगले चरण में कि पेट्रोल और डीजल के वाहन पर्यावरण के लिए कितने सुरक्षित हो सकते हैं, बजाय कि सरकारें इस पर पैसा खर्च करेंगी कि इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बिकवाए जाएं। हालांकि ये भी परिस्थिति कैसे बदलेगी हम इस पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन पूरा घटनाक्रम 2 ही 3 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों और पेट्रोल वाहनों के बीच एक दूसरी दिशा में मुड़ गया है। बिल्कुल, बंधन मारे बंध रही थी कि ईवी आएंगे सड़कों पे दौड़ेंगे। जैसा अंशुमान जी ने लिखा है, ड्राइंग रूम में चर्चा हो रही थी कि अगली गाड़ी ईवी होगी। देखते देखते सारा सब कुछ बदल गया, जिनके सहारे थे वो सहारे भी अब दूर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपके सवाल जवाब। सर, कैलाश जी का पहला सवाल है कि सब्जियों के दाम अचानक बहुत टूट जाते हैं, क्या यहाँ MSP लागू हो सकती है? सरकारों ने राजनीतिक दबावों के कारण इसकी कोशिश भी की थी। शुभ आपको याद होगा कि कुछ जगह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई गई थी, जब प्याज की कीमतों को लेकर, कुछ सब्जियों की कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी सरकारों ने इस तरह की कोशिश की थी, जिसमें बाजार में वो इंटरवेंशन करते थे। पर MSP की प्रक्रिया सब्जियों पर लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि MSP उन अनाजों पर लागू किया जाता है जिनके लिए सरकार अपने पास स्टॉक या भंडार बना सकती है और जिन्हें लंबे समय तक रखकर किसी अनाज राशन प्रणाली के तहत बांटा जा सकता है। अगर सरकार किसानों से आलू प्याज और सब्जियां खरीदने लगेगी तो उसे रखेगी कहाँ, और उसे बांटा किसको जाएगा, उसका इस्तेमाल किसे किया जाएगा। इसलिए जो पेरिशेबल फसलें हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाने वाली फसलें, चाहे वो दूध हो, इसके बाजार में सरकारें आमतौर पर दखल नहीं देती हैं। वैसे भी MSP की प्रक्रिया को लेकर, जो अनाजों की प्रक्रिया, उस पर ही तमाम बहस है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वेद जी का दूसरा सवाल है, वो कह रहे हैं कि लाखों सरकारी पद खाली हैं, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इनका कितना महत्व है और सरकारों को क्या करना चाहिए? भारत में सरकारी नौकरियों की परिस्थिति बड़ी दिलचस्प है। मांग बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति बहुत कम है। सरकार के पास कर्मचारी काम करने के लिए नहीं है और ना लोगों को हायर करने के लिए पैसे हैं। हम लोग विस्तार से एक इकोनॉमिक में नौकरियों के इस बाजार पर बात कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको इस के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ हम आपको रोजगार बाजार में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बाजार में जो रीसेट हुआ है, जो बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 1 साल में, हमने उसे विस्तार से आपको समझाया। सरकारों के पास बजट नहीं है, इसलिए सरकारें नौकरियां होने के बावजूद ना तो स्थायी नौकरियां देने की स्थिति में है और ना नई भर्तियां करने की स्थिति में। और यही वजह है कि पिछले 2 साल के भीतर सारे सरकारी विभागों में अस्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ी है, पब्लिक सेक्टर में अस्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ी है। जहाँ जहाँ लेबर फोर्स में कमी की जा सकती है, वो उस कमी की कोशिश की जा रही है। तो सरकारी नौकरियों पे की उम्मीद पर तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से रही। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो बाजार में ही जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं उन्हीं के दम पर बनेगी। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात क्या खास? हाँ, इनकम की बात दिलचस्प है और इस हफ्ते से हम आपको एक दिलचस्प रहस्य के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अब हर सप्ताह प्रतिदिन हम आपको मनी 9 के बारे में कुछ नई चीज़ें बताएंगे। इसका सिलसिला शुरू हो रहा है। शुभ हमारी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम धीमे धीमे उन प्रक्रियाओं पर आप उनसे परिचित कराएंगे जो नई चीज़ें आपको मनी 9 से मिलेंगी। और उसकी शुरुआत हो रही है हमारे मनी 9 के इसी सप्ताह से।
अब हमने 2 बार आपको दिन में विशेषज्ञों से मिलवाने की व्यवस्था की है। मनी 9 पर 2 बार हेलो मनी 9 शो आएगा, जिसमें आप 2 बार विशेषज्ञों से बात कर सकेंगे। पूरा सप्ताह हम शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, और एक खास शो होगा पर्सनल फिनांस के लिए। इसके बारे में शो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, अब दिन में 2 बार हेलो मनी 9 आया करेगा। एक बार आया करेगा सुबह 1 से 2 के बीच, जिसमें आप स्टॉक से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी जानकारी आपको लेनी है, शेयर बाजार से जुड़ी, शेयर खरीदें नहीं खरीदें, बेचें नहीं बेचें, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और दूसरा कार्यक्रम आएगा 4 से 4:30 के बीच, जिसका नाम भी हेलो मनी 9 है, लेकिन यहाँ विषय दूसरा होगा। यहाँ विषय शेयर बाजार नहीं होगा, यहाँ विषय पर्सनल फाइनेंस होगा। और पर्सनल फाइनेंस के एक एक मुद्दे पर रोज बात होगी। मंगलवार को बात होगी बीमा पर, बुधवार को बात होगी म्यूचुअल फंड पर, बृहस्पतिवार को बात होगी प्रॉपर्टी पर, फ्राइडे के लिए एक खास विषय चुना जाएगा, सोमवार के लिए एक खास विषय चुना जाएगा। तो अब पूरे हफ्ता आप, पूरे सप्ताह आप शेयर बाजार पर भी बात कर सकते हैं रोजाना, और पर्सनल फाइनेंस के किसी एक बड़े मुद्दे पर, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो बचत हो, या आपकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हो, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये द्वार खुल गए हैं इस हफ्ते से, फोन लाइन्स खुल गई हैं इस हफ्ते से। आप दिन में 2 बार हेलो मनी 9 के जरिए देश के जाने माने एक्सपर्ट से, हमारे एंकर्स के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, किस्तों के सिक्के में क्या खास? हाँ, किस्तों के सिक्के में अभी जब हाल में बजट में बदलाव हुए तो बहुत सारे लोगों को शुभम इस बात का आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री ने जब फरवरी में बजट पेश किया था तब उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया था कि वो टैक्स ढांचे में इतना बड़ा बदलाव करने वाली हैं, डेट फंड के लिए टैक्स का सिस्टम बदल दिया जाएगा। लेकिन अचानक जब फाइनेंस बिल पास हुआ और लाया गया तो उसमें 100 से अधिक अमेंडमेंट कर दिए गए, और पूरा का पूरा जो बजट हमने फरवरी में सुना था उससे बिल्कुल दूसरे तरीके का बजट हमारे सामने पेश हुआ। तमाम सवाल उठे कि सरकारें संसद के साथ पारदर्शिता नहीं बरतती हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में सरकारों को और सत्ता को वित्तीय हिसाब किताब में पारदर्शी बनाने का काम कैसे शुरू हुआ था, और उस काम को करने वाला जो व्यक्ति था जिसने इस काम के लिए मजबूर किया था, उसको इस काम के एवज में सजा के तौर पे अपने नाक कान कटवाने पड़ गए थे। और उसके नाक कान कटवाने का किस्सा, उस व्यक्ति का किस्सा जिसने राजाओं को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो साफ सुथरा वित्तीय हिसाब रखें और लोगों को हिसाब दें, और इसके बदले हुआ क्या? बहुत कम जाना गया किस्सा एक ऐसे व्यक्ति का जिसको ऐसी सजा मिली कि उसे पहले एक राजा ने उसके नाक कान काटे और फिर दूसरे राजा ने उसे स्वीकार करके उसे अपने यहाँ वित्त मंत्री बनाया और खजांची बनाया, ट्रेजरर बनाया। इसका किस्सा इस बार किस्सों के सिक्के में। चलिए, बड़ा रोचक किस्सा है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, सुनकर ही लग रहा है कि देखना बनता है। सर, किताब? एक नई किताब चीन के बारे में जिसको अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, अच्छी किताब है। इस किताब का नाम है द डिजिटल सिल्क रोड, चाइनाज क्वेस्ट फॉर वायर द वर्ल्ड एंड विन द फ्यूचर। चीन अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अपनी डिजिटल ताकत को पूरी दुनिया में कैसे फैला रहा है, जैसे उसने एक बार दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट की ताकत को फैलाया था। इसे गहराई से भीतर से पड़ताल करती हुई किताब जोनाथन ई हिलमैन की है। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही चीन ने यूरोप से चीन तक जाने वाली एक बड़ी सी केबल परियोजना पर काम शुरू किया है, जो मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को, यूरोप को और चीन को आपस में जोड़ेगी। और ये अमेरिका का जो अंडर सी केबल नेटवर्क है उससे ज़्यादा पावरफुल अंडर सी केबल नेटवर्क होगा। चीन की क्या डिजिटल डिज़ाइन है, दुनिया को कैसे वो अपनी डिजिटल ताकत से प्रभावित करना चाहता है, इसके ऊपर एक किताब है। अगर आप चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस किताब को भी पढ़िए, इस किस्तों के सिक्कों को भी देखिए, और इनकम की बात में अपने सवाल भी पूछिए। ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सवाल हमको लिख भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।